I repeat, most of these students score less, not because of lack of knowledge, hard work or intelligence, but because of lack of direction, guidance and planned approach. भारत में हर साल करोड़ों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, तो किसी को यूपीएससी क्रैक करना है। लेकिन सच ये है कि 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जेईई का फॉर्म भरते हैं, लेकिन फाइनल सीट्स मिलती है सिर्फ 17,000 को। 25 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीट मिलती है सिर्फ 1 लाख को। और 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं यूपीएससी के, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होता है सिर्फ 1000 का। बाकी जो करोड़ों स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कुछ फिर से कोशिश करते हैं, कुछ थक जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ ज़िंदगी को ही हार जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या जो टॉपर्स होते हैं उनकी सोच कुछ अलग होती है, या उन्होंने कुछ ज़्यादा मेहनत की होती है, या उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी इंटेलिजेंस में ही शुरू से कुछ बदलाव देखा जाता है। और जो बच्चे सफल नहीं हो पाते उनकी मेहनत में क्या कमी रह जाती है, या उनकी सोच कहीं भटक जाती है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं दिशा पब्लिकेशंस के फाउंडर श्री अविनाश अग्रवाल जी, जिन्होंने जेईई, नीट और यूपीएससी के हज़ारों टॉपर्स से मुलाकात की है, उनकी स्ट्रेटजी को समझा है, उनकी साइकोलॉजी को समझा है, और उन्हीं सारी विषयों पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले सवाल तो सर मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि बुक पब्लिकेशंस के लेकर सीधे टॉपर्स की स्ट्रेटजी और उनकी साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत आप क्यों महसूस हुई? तो शिवांगी, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी और स्टडी टेक्निक्स को समझना हमने क्यों शुरू किया, इसके पीछे एक पर्सनल कहानी है। कहानी कुछ इस तरीके से कि जब मैं क्लास 12th में पढ़ता था, आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल फॉर इंडिया, और साथ के साथ में जेईई की तैयारी कर रहा था। तो एक बार मेरा नेशनल कैंप था, तो फैमिली के अंदर डिसाइड हुआ कि अब क्लास 12th में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बास्केटबॉल खेलना है या जेईई की तैयारी करनी है। और कलेक्टिवली हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि ये साल हम जेईई पे फोकस करते हैं, ताकि बास्केटबॉल को छोड़ते हैं, जेईई पे फोकस करते हैं, ताकि हम तैयारी को ज़्यादा समय दे सकें। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैंने खेलना छोड़ा, मेरे को लगने लगा कि जो टाइम ज़्यादा मिलना था उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी, स्कोर्स नीचे जा रहे थे। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान भी रहने लगा, तो सारा कुछ बैलेंस एकदम बिगड़ गया। और नतीजा वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, कि जितना अच्छा मुझे करना चाहिए था शायद मैं नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में एक बात जरूर ये रह गई, बहुत सालों तक रही, कि शायद मैं कर सकता था। आई कुड हैव डन इट, आई लेट माई पेरेंट्स डाउन, आई लेट माई स्कूल डाउन, मुझे और अच्छा करना चाहिए था। उसके आगे मैं अपने पढ़ाई पे गया, और पढ़ाई करने के बाद जब हमने दिशा पब्लिकेशन की शुरुआत की, इसके तहत मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाता था। और कोचिंग में जब जाते थे तो मैंने देखा कि जो मेरे साथ हुआ था 12-13 साल पहले, वही कुछ हज़ारों लाखों बच्चों के साथ हो रहा था। बच्चों के अंदर पोटेंशियल था, काबिलियत थी, मेहनत कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल को वो परफॉर्मेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जो नेचुरली, शायद बिना किसी एफर्ट के, या शायद बिना रगड़ाई या घिसाई किए हुए, सिर्फ अच्छा ही नहीं कर रहे थे बल्कि एग्जाम को टॉप भी कर रहे थे। तो ये जब फीलिंग मैंने एक कोचिंग, दूसरे कोचिंग, एक शहर, दूसरे, तीसरे शहर में देखी, तो मेरे मन में बहुत तेजी से सवाल कौनने लगा, कुछ तो ऐसा है जो टॉपर्स अलग करते हैं, चाहे वो नेचुरली कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है जो कुछ बच्चों को पता है, बाकी बच्चों को नहीं पता, जिसकी वजह से शायद ये कुछ बच्चे इस काम को, जो कि दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत सहजता से कर पा रहे हैं। और इसी कुछ को जानने के लिए मुझे सबसे आसान रास्ता जो दिखाई दिया, मैंने ये समझा कि चलिए हम 100, 200, 300 टॉपर्स को, उनके बिहेवियर को, उनकी तैयारी के हर पहलू को बारीकी से स्टडी करते हैं और जानते हैं कि उनका सफलता का क्या रहस्य है। तो अपने एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर सर आपने शुरुआत की, एंड आई एम श्योर कि इससे काफ़ी सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं हमारा आज का पॉडकास्ट, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। सर, आप हज़ारों बच्चों से मिले, हज़ारों टॉपर्स से मिले हैं, तो मैं यहाँ पर उनके अप्रोच की बात करना चाहूँगी। क्या अप्रोच रहता है, क्या ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, किन स्ट्रेटजी पर काम करते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं, बाकी बच्चे नहीं कर पाते? तो जैसा मैंने कहा कि जब हमने सोचा कि टॉपर्स से बातचीत करते हैं, क्योंकि उनके क्या ऐसे छुपे हुए रहस्य, वो जानने का सबसे सहज तरीका यही था कि उनकी तैयारी से जुड़े हुए हर पहलू को हम बारीकी से स्टडी करें। मैं बहुत सारे शहरों में गया, उनके स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर, उनके दोस्त, उनके नोट्स, उनके पेरेंट्स, उनका स्टडी रूम, उनकी स्टडी टेबल, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा। और उसके बाद ये रियलाइज हुआ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर लेस, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस। I repeat, most of these students score less, not because of lack of knowledge, hard work or intelligence,
बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन, गाइडेंस एंड प्लान अप्रोच। बहुत सारे पेरेंट्स यही समझते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो शायद मेहनत में कमी रह गई, मेहनत और करो, और यही सलाह देते हैं टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को कि अगर इस साल नहीं हुआ तो और मेहनत करो। बट फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क कुछ और पहलू में था, और वो पहलू जो 3 निकल के आए 3 साल के बाद, वो थे माइंडसेट, वो था हैबिट सिस्टम, और वो था स्ट्रैटेजी और स्टडी टेक्निक्स। ये 3 पिलर्स थे जो कि टॉपर्स को एवरेज बच्चों से अलग बनाती है। टॉपर्स के पास विनर माइंडसेट होता है। इफ यू हैव विनर माइंडसेट, एवरीथिंग बिकम्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। उनके पास अच्छी और स्ट्रॉन्ग हैबिट्स होती हैं। इफ यू हैव बिल्ड स्ट्रॉन्ग हैबिट्स राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, बिकमिंग फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ। और अगर आपके पास पढ़ने के सही तरीके हैं, अगर आपके पास पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी है, तो पढ़ाई भी एक खेल की तरीके से हो जाती है। क्योंकि पढ़ाई के भी कुछ नियम हैं, अगर उन नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई के खेल को आप खेलें तो पढ़ाई खेल जितनी इंटरेस्टिंग और मजेदार हो जाती है। ये 3 पिलर्स थे जो कि टॉपर्स को और बच्चों से अलग बना रहे थे, ना कि नोट्स, ना कि हार्ड वर्क, ना कि आईक्यू। हम ये भी समझते हैं कि शायद टॉपर्स का बहुत हाई आईक्यू होता है, बट आईक्यू इज नॉट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, विनर माइंडसेट, राइट? विनर माइंडसेट है, तो ये माइंडसेट उनका रूटीन डिसाइड करता है, या उनका रूटीन कुछ इस तरह का होता है कि उससे उनका जो माइंडसेट है वो एक विनर वाला बन जाता है? तो माइंडसेट और रूटीन दोनों ये चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है। एक विनर माइंडसेट होता है तो अच्छा रूटीन बनता है, एक रूटीन अगर अच्छा होता है तो वो माइंडसेट को आपके बैक एंड फोर्थ फीड करता रहता है। चलिए पहले माइंडसेट को समझते हैं कि माइंडसेट कितना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है। आप मान लीजिए जा रहे हैं और कुछ लोग, एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने एक आदमी से पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा जी मैं काम कर रहा हूं ताकि मैं अपनी दिहाड़ी कमा सकूं, शाम को मुझे कुछ पैसा मिल सके। दूसरे से पूछा तो उसने कहा दीवार बना रहा हूं। और तीसरे बंदे से जब उसने पूछा तो आपने कहा जी मैं मंदिर बना रहा हूं जिसमें लोग आके पूजा कर सके और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। तो काम करने की अप्रोच में, काम करने की सोच में कितना फर्क है, तो रिजल्ट्स में फर्क तो आएगा ही अपने आप। ये पावर होती है माइंडसेट की। इसी से जुड़ा हुआ किस्सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 2008-9 की बात है। मैं कोटा में गया हुआ था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ, हम उनके हॉस्टल में गए। उस दिन वो फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स दी थी अपने बच्चों को, और बच्चे उसी को सॉल्व करने में जुटे हुए थे। हम हॉस्टल के अंदर टहल रहे थे, रूम द रूम विजिट करते जा रहे थे बच्चों से बात करना। हमने बच्चों से पूछा बच्चे क्या कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा हम DPP कर रहे हैं, दूसरे कुछ बच्चों ने कहा कि हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा मार्क्स ला सकें, और वहीं कुछ बच्चों ने कहा कि हम फिजिक्स को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम इस सब्जेक्ट के मास्टर बन सके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। यही माइंडसेट, यही अप्रोच तैयारी के बिल्कुल आयाम बदल देता है। यही पावर होती है माइंडसेट की। इसके साथ अगर हम आते हैं रूटीन की बात करते हैं, रूटीन का मतलब डिसिप्लिन है। हम लोगों को ज़्यादातर लगता है कि डिसिप्लिन हमारी फ्रीडम छीन रहा है, पर डिसिप्लिन हमारी फ्रीडम छीनता नहीं, डिसिप्लिन हमें फ्रीडम देता है। रूटीन्स और सिस्टम टॉपर को एवरेज स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करते हैं। यहां तक मैं कहूंगा कि आप गोल्स मत बनाइए, डोंट मेक गोल्स, बिल्ड सिस्टम्स। हर बच्चा गोल बनाता है, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के गोल सभी के बराबर होते हैं कि हमें एग्जाम्स करना है, बट कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पाते। इसका मतलब गोल्स डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, फैक्टर होता है सिस्टम्स। सिस्टम आपको लाइफ लॉन्ग विक्ट्री देती है, गोल्स आपको सिर्फ एक इवेंट में विक्ट्री देंगे। सिस्टम गोल्स की जब आप चेज करते हैं तो आपकी जर्नी काफी स्ट्रेसफुल और एंजाइटी होती है, वहीं सिस्टम्स या प्रोसेसेस या रूटीन को जब आप इससे काम करते हैं तो आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। तो ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाती हैं। इनफैक्ट अगर आपने अपने रूटीन बिल्डअप कर लिए, बहुत बार मुझसे ये भी पूछा जाता है कि टॉपर्स को मोटिवेशन की कोई जरूरत होती है नहीं होती है। टॉपर्स को मोटिवेशन नहीं चाहिए, उनके सिस्टम्स और रूटीन इतने पावरफुल और इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि वो अपने आप ही उनके मोटिवेशन को फ्यूल करते हैं। दे डोंट नो व्हाट इज मोटिवेशन, या उन्हें मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, हमने बात की कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी पे लेकर, उनके रूटीन पे, उनके माइंडसेट को लेकर, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में ये भी आता है कि पैटर्न सेम है, टीचर सेम है, कोचिंग सेम है, उनका जो करिकुलम है, उनका जो कोर्स है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर रिजल्ट में डिफरेंस क्यों आता है? आप मैडम जो देख रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरीके से है, और टिप जो है बहुत छोटी है, जो पानी से बाहर है वही सिर्फ दिखाई दे रही है। वो है कौन से कोचिंग में जाता है, कौन सी किताब पढ़ता है, कौन फ्रेंड है, कौन टीचर पढ़ाता है, कौन से स्कूल में जाता है। वो सिर्फ पानी के नीचे, पानी के अंदर जो चीज़ छुपी हुई है वो ही है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और वो सब चीज़ें आती हैं माइंडसेट, वो सब चीज़ें आती हैं हैबिट्स, वो सब चीज़ें आती हैं स्टडी टेक्निक्स। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एक जेई के टॉपर के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, 2014-15 की बात है। उस स्टूडेंट का नाम था रोहित कुमार। मैंने उससे पूछा
कि रोहित व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, तो उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि सर मेरा कोई प्लान नहीं है, मैंने जो अचीव किया मैं इसी को एंजॉय करना चाहता हूं और अभी इसी पे फोकस करना चाहता हूं। मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है आपका आईक्यू हाई है या आईक्यू डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? उसने कहा सर जब मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था तब बहुत सारे बच्चे मुझसे आगे थे। मैंने 11th में एडमिशन लिया, बहुत सारे बच्चे थे जो फाउंडेशन में क्लास 9th और 10th से कोचिंग ले रहे थे, मैंने क्लास 11th में लिया तो बहुत सारे बच्चे आगे थे, पर मैं मेहनत करता गया, धीरे धीरे गैप कम होता चला गया और मेहनत की मैंने, धीरे धीरे गैप और कम होता गया, मैं एक स्टेज पर उनके बराबर आ गया और मैं अपने सेट रूटीन और सिस्टम्स को फॉलो करता चला गया और एक स्टेज ऐसा है जब मैं उनसे आगे हो गया और तब ये कहा जाने लगा कि रोहित का आईक्यू हाई है। आईक्यू हाई नहीं था, मेरे सिस्टम्स और रूटीन्स थे जो कि ग्रेजुअली स्लोली एंड स्टडी मुझे ऊपर ले गए। मैंने कहा आपकी पढ़ने का क्या स्ट्रैटेजी रहती है? उसने कहा कि सर मैं घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ता कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है या उतने घंटे पढ़ना है, मैं कवरेज के हिसाब से पढ़ता हूं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तीनों एस्पेक्ट को, अगर आप देखें माइंडसेट भी है, स्ट्रैटेजी भी है और हैबिट्स भी हैं जो कि एक टॉपर को बाकी स्टूडेंट से धीरे धीरे आगे ले जाती है। और कहीं ना कहीं साल के एंड में हम ये तामझाम उसको पहना देते हैं कि शायद ये गॉड गिफ्टेड बच्चा था या शायद इसका बहुत हाई आईक्यू होगा। मेरा तो ये बहुत क्लोजली मानना है, मैंने हजारों टॉपर से पिछले 10-15 सालों के अंदर इंटरेक्ट किया है। बहुत हाई आईक्यू जरूरी नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टॉप करने के लिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर हम यही कहेंगे। तो सर आपने उन टॉपर्स में क्या कॉमन बिलीफ सिस्टम देखा है? क्या उनका फेथ बहुत ज़्यादा होता है अपने ऊपर? मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ये 2007 की बात है। मैं दिल्ली से जेई के एक टॉपर को इंटरव्यू करने जा रहा था। कोटा के पास एक छोटे से शहर में रहता था, एक ऐसा शहर जहाँ तक बस नहीं जाती, तांगे गाड़ी और गाड़ी के बाद तांगे से जाएंगे और घर तक जाने के लिए आपको चूंकि टूटी फूटी सड़कें हैं, पैदल जाना पड़ता है। जब मैं जा रहा था तो आजू बाजू मुझे जो है टूटे फूटे घर दिखाई दे रहे थे। मुझे जाते समय उसके घर का पता पूछते समय पता चला कि गांव में बिजली भी नहीं है। और मैं ये सोच रहा था उस वक्त जाते समय जब उस बच्चे का मुझे इंटरव्यू लेना था कि हाउ कैन समबडी प्रिपेयर, कम्पीट एंड सक्सीड एंड दैट टू टॉप इन सच एन एडवर्स सिचुएशन। और हम लोग दिल्ली में बैठे हुए कि पापा एसी नहीं चल रहा, पापा ये टीचर अच्छा नहीं है, कोचिंग बहुत दूर है, ऑटो में मुझे नहीं आना, आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, कंसंट्रेशन नहीं बैठ रही है, इंटरेस्ट नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे बहाने करते रहते हैं। घर पे पहुंचा, घर से पता चला कि पूरी की पूरी फैमिली खेत, किसान का बेटा था, खेत पे काम करने गए। मैं खेत पे पहुंचा तो देखा मैंने एक मदर, एक फादर और 2 बच्चे काम कर रहे थे। उसी में से जेई का टॉपर था वो, जिसने जेई 2007 या 8 टॉप किया था। मैं इतना इंस्पायर हुआ उस बच्चे से, मैंने कहा कि मैं क्या यहीं पे आपसे कुछ सवाल पूछूं। वो घर पे ले गया और मुझसे रुका नहीं गया। मैंने उससे पूछा व्हाट इज वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। वो अपने स्टडी टेबल पे ले गया। स्टडी टेबल के सामने एक बड़ा सा वाइट चार्ट लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था रैंक IIT JEE 1 to 10 and he said sir this is the white chart which has created different. He said the target written in bold made him believe that he can do it. Once the belief became stronger, it started getting converted into actions led to result which further strengthened the belief. तो belief, अपने आप में बिलीफ, अपनी तैयारी में बिलीफ, अपनी काबिलियत में बिलीफ और ऊपर से उसकी जिम्मेदारी लेना। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कोचिंग में कमी निकाल दी, स्कूल में कमी निकाल दी, नोट्स में कमी निकाल दी, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा, जिम्मेदारी दी नहीं जाती। बहुत सारे बच्चे जिम्मेदारी अपनी कोचिंग को दे देते हैं, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट पे जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिलीफ सिस्टम के अलावा कि वो जिम्मेदारी लेते हैं। सक्सेस एक इनसाइड आउट कॉन्सेप्ट है। माने पहले हमें जिम्मेदारी अंदर से लेनी पड़ेगी क्योंकि बाहर के फैक्टर्स हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। टीचर किसी कोचिंग के अंदर आ जा सकता है, सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, बाहर 50 तरीके की समस्याएं खत्म हो सकती हैं, नई 10 समस्याएं आ सकती हैं, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। हमें जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं वो लेनी है और हमें अपनी तैयारी की जिम्मेदारी खुद लेनी है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिलीफ के अलावा। तो मैं कहूँगी अर्जुन की तरह बस मछली की आंख पर फोकस रहे, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा सर, ये तो बात हुई टॉपर्स की। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि जब कोई स्टूडेंट बार बार फेल होता है तो उस वक्त उसके माइंड में क्या चल रहा होता है? देखिए, जब बार बार कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं असफलता की धीरे धीरे छाप छूटती चली जाती है और वो छाप अगले स्टेज पे आती है तुलना और शर्म में। हम और बच्चों से तुलना करने लगते हैं कि फलाना बच्चा मुझसे आगे निकल गया, उसके ज्यादा मार्क्स आ गए, मैं पीछे रह गया। शर्म, मेरे रिश्तेदार, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे। और ये तुलना और शर्म धीरे धीरे बच्चे को कारण से दूर और परिणाम, वो कारण नहीं देखता, उसके बाद वो कारण नहीं देखता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बस परिणाम की चिंता में लग जाता है।
इस चीज से दूर रहने के लिए आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी और आप अपने आप से बात करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। द बिगेस्ट अनोमली इज दैट जो प्रोग्रेस है या लर्निंग है वो कभी भी लीनियर नहीं होती। सभी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मैंने एक्स अमाउंट ऑफ इनपुट डाली तो एक्स अमाउंट ऑफ आउटपुट आ रही है। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आप सभी लोगों ने साइकिल सीखी होगी। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, पहले दिन चलाए गिर गए, दूसरे दिन चलाए गिर गए, तीसरे दिन थोड़ी बहुत चलाए, चौथे दिन चलाने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लर्निंग चौथे दिन में हुई है। इसका मतलब ये है कि लर्निंग नॉन लीनियर है और लर्निंग हरदम जंप्स में आती है और उस जंप से आने से पहले आपको असफलता फेस करनी ही पड़ेगी। वो लर्निंग का या जंप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बस हमें समय रहते हुए जो जरूरी है अपनी गलतियों का एहसास करना, अपनी गलतियों को एनालाइज करना और अपनी गलतियों को सुधारना। ये एक बेसिक प्रिपरेशन फिलॉसफी, प्रिपरेशन मेथडोलॉजी है। यही टॉपर्स करते हैं। हमें अपनी गलतियों को से सीखना है और गलतियों को दोहराना भी नहीं है। टॉपर में और एवरेज स्टूडेंट में एक और फर्क होता है। एवरेज स्टूडेंट वही गलती बार बार गलती करता रहता है। वही टॉपर जो है गलती को एक बार करता है, उसे समझता है, उसे एनालाइज करता है, उसको एहसास करता है और ये इंश्योर करता है कि वो गलती दोबारा से ना हो। ओके, सो सेम मिस्टेक सेम रिजल्ट, आई वुड से। अच्छा सर, यहाँ पर बात आपने की कि शर्म की बात की है, सोसाइटल प्रेशर भी आ जाता है बच्चे के ऊपर, गिल्ट में आ जाता है, कंपैरिजन आता है और जनरली ये करने वाले उसकी सोसाइटी, उसका पीयर ग्रुप, उसकी फैमिली होती है। तो फैमिली और उनकी अपब्रिंगिंग जो है बचपन से, क्या ये भी टॉपर्स के और जो बच्चे फेल हो जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके जर्नी का पार्ट रहता है? उन पर क्या रिजल्ट रहता है? मैंने जब बहुत सारे टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट किया और उनके घर में गया तो यकीन मानिए मुझे एहसास हुआ कुछ घरों में जाकर कि वहाँ का एनर्जी लेवल ही अलग है। कुछ घरों में जाके मुझे एहसास हुआ कि वहाँ की फ्रीक्वेंसी ही, आबो हवा ही बदल जाती है। और जब इस बात को मैं काफ़ी गहनता से कोरिलेट करने लगा और मैंने रिलेट किया लाखों एग्जाम्पल से जो कि हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो मैंने भी रियलाइज़ किया कि हम सबकी रिश्तेदारी में, सबकी जान पहचान में कुछ पढ़ने वाले घर होते हैं जहाँ पे रिश्तेदार दूर दूर से अपने बच्चे को भेज देते हैं कि यहाँ पे बच्चा अगर गया तो ये तो सफल हो ही जाएगा। तो घर के माहौल का, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। घर में किस तरीके की बातें हो रही हैं, घर में किस तरीके की फ्रीक्वेंसी है, किस तरीके का माहौल है। माहौल का तो उदाहरण आप देखिए, एक शार्क मछली को आप फिश टैंक में अगर बड़ा करते हैं तो वो 6 इंच 8 इंच की रह जाती है। वहीं उस शार्क मछली को अगर आप एक पॉन्ड में छोड़ देते हैं तो 6 या 8 फुट की हो जाती है। इट कैनॉट आउटग्रो द माहौल, इट कैनॉट आउटग्रो द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट माहौल है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वाइब्रेशन है, घर में बातचीत किस तरीके की चल रही है, आप अपने बच्चे के साथ प्रोग्राम किस तरीके के देख रहे हैं, आप अपने बच्चे को किस टोन में बात कर रहे हैं, माहौल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप खुद घर में क्या कर रहे हैं, क्या आप ऑफिस से आने के बाद खुद घर में डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, क्या आप जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। जहां देखा गया जहां पेरेंट जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चों को भी ऑटोमेटिकली वॉकिंग की एक्सरसाइज पड़ जाती है, वॉकिंग की आदत पड़ जाती है, एक्सरसाइज की आदत पड़ जाती है। तो ये सारा जो माहौल है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइलेंटली रोल प्ले करता है और ये वही जो आइसबर्ग के नीचे जो लोगों को हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब भी कोई आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आता है तो हम उसकी आईक्यू, उसको गॉड गिफ्टेड, उसका लक कह के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट कारण ये सब चीजें भी होती हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा इस सवाल से जुड़ा, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मैंने तो कॉमर्स किया है या मैंने क्लास 10th के बाद कोई पढ़ाई नहीं की या मैं नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, मैं क्या अपने बच्चे को गाइड करूँ। जरूरी नहीं है कि आपको बच्चे से जेई या तैयारी से जुड़े हुए बात पहुँचने हैं। आपका बच्चा कोचिंग खत्म करके आया, स्कूल से आया, आप उसे जनरल बात कीजिए, कनेक्शन को मत मिस होने दीजिए। बेटे कैसे गए, कैसे आए, फ्रेंड से क्या बात हुई, क्लास में क्या हुआ, लंच में क्या खाया और कोई बच्चा क्या लेके आया था, जनरल बात करते रहिए बच्चे से, कनेक्शन को ब्रेक मत होने दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या यूपीएससी की बात करें। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के अंदर बॉन्डिंग क्या है ये डिसाइड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बच्चा अपने एग्जाम्स में किस तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। और इन सब चीजों को मैंने एहसास किया है। जैसा मैंने आपसे कहा, कुछ घरों के अंदर जाके वाइब्रेशन ही अलग है, वाइब्रेशन ही, फ्रीक्वेंसी ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि तरंगों में कुछ आबू हवा सी बदल गई हो, ऐसा होता है। उसी का रिजल्ट है जो इस घर की वाइब्रेशन का रिजल्ट है जो बच्चों के रिजल्ट में दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कभी आपने टॉपर्स में भी फियर ऑफ फेलियर देखा है? क्या उनमें भी डर आता है? कैसे निपटते हो इससे?
देखिए, फियर एक नेसेसरी इमोशन है। फियर एक इमोशन है जो कि हर जर्नी का एक हिस्सा होता है। अब फियर को किस तरीके से हम टेकअप करते हैं, ये डिफरेंशिएट करता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा। फियर के दो मायने हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और दूसरा हो सकता है फेस एवरीथिंग एंड राइज। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन ए टॉपर एंड एन एवरेज स्टूडेंट। जो टॉपर है वो फियर को अपना दोस्त बना लेता है। वो कहता है ये तो मेरा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है कि कोई समस्या आती है उससे पहले मुझे सिग्नल दे देता है, उससे पहले मुझे फोरवार्न कर देता है। ये इतना अच्छा दोस्त है कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर लगूं, और जिस दिन ये दोस्त नहीं होता मैं अपने कंफर्ट जोन में आ जाता हूं। टॉपर तो कहता है कि फियर इज ए फ्रेंड। फियर मुझे मोटिवेट करता है मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि सक्सेस जो है वो एजेस पे ही है। जब आप अपनी एजेस से बाहर निकल के यू आर नॉट ओनली थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स बट यू आर थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, दैट इज वेयर द सक्सेस लाइक। तो फियर जो है हर जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और उस फियर को किस तरीके से अपना फीडबैक सिस्टम बनाते हैं, उस फियर को किस तरीके से फीडबैक लेते हैं, ये डिसाइड करता है कि उसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर, आपने बताया कि फियर एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है टॉपर्स के लिए, और आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन भी दी, फेस एवरीथिंग एंड राइज, एंड आई गेस ये हम सभी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर मैं टॉपर्स के इमोशनल क्वेश्चन की ही बात करना चाहूँगी कि वो अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं तैयारी के दौरान। देखिए, टॉपर जानता है कि आईक्यू उसे टॉपर बना सकता है, बट वो यह भी जानता है कि ईक्यू उसे वहां पे टिकाए रखेगा। टॉपर बनना आसान है पर उस स्पिरिट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ईक्यू फॉर्म्स द बेस, इमोशनल क्वोशंट फॉर्म्स द बेस जिस पे कि आईक्यू स्टैंड करता है। ये जो जर्नी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी भी लक्ष्य को जब हम करते हैं, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये 2 किलोमीटर लंबी या 20 किलोमीटर लंबी मैराथन है। और इस मैराथन में आपके पीक्स और ट्रफ्स आएंगे। आपका जब ट्रफ आ रहा है, आप जब डाउन फ्रेम पे हैं, आप कितनी जर्नी बाउंस बैक करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप अपने रिजल्ट्स में किस तरीके, आपके रिजल्ट्स किस तरीके के होंगे। और वो बाउंस बैक जो है वो इमोशनल क्वोशंट ही डिटरमाइन करता है। टॉपर प्रेजेंट की सोचता है, वो प्रेजेंट की सोचता है और उसमें लग जाता है, वो एंड रिजल्ट की नहीं सोचता, तो इसलिए वो इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। टॉपर अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, उनको टालता नहीं है, उनको समझता है, उनको एनालाइज करता है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, आज मैं डाउन क्यों फील कर रहा हूं। वो अपने इमोशंस को डिस्ट्रैक्शंस में नहीं बदलने देता। कई बार होता है ना, अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, आज मैं सैड हूं इसलिए मैं आइसक्रीम खाऊंगा, आज मैं सैड हूं इसलिए आज मैं 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखूंगा, आज मैं परेशान हूं, आज मेरा मूड सही नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। टॉपर्स के अंदर एम्पैथी की फीलिंग होती है, वो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को सवाल बताते हैं। वो ये नहीं डरते कि दूसरे को सवाल बता दिया तो ये शायद मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले आएगा। एक एम्पैथी की फीलिंग आपके इमोशनल क्वोशंट को बहुत स्ट्रांग करती है। टॉपर्स बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ना खुशी पे बहुत खुश होते हैं, ना दुखी पे बहुत दुख होते हैं। रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बैलेंस अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं। और ये इमोशनल कंट्रोल ऐसा नहीं है कि वो गॉड गिफ्टेड है या उनको आता है, ये इमोशनल कंट्रोल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मास्टर किया जाता है। और ये मास्टर किया जाता है अपने इमोशंस को एनालाइज करके कि अगर मैं आज लो फील कर रहा हूं तो क्यों फील कर रहा हूं, और इस तरीके के इमोशंस को मैं कैसे ओवरपावर कर सकता हूं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट, कि हम लोग जनरली लोग अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं। तो ये सर, यहाँ पर मैं पर्पस लेवल पे भी एक डिफरेंस जानना चाहूँगी कि टॉपर्स में अपने पर्पस लेवल पर और जो बच्चे फेल हो रहे हैं उन लोगों में क्या डिफरेंस दिखा है? मैडम, डिफरेंस जमीन आसमान का है। एक बंदे का फोकस रूट्स पे है, दूसरे बंदे का फोकस फ्रूट्स पे है। एक बंदे का फोकस मार्क्स पे है, दूसरे बंदे का फोकस नॉलेज पे है। एक बंदा ब्लेम गेम खेल रहा है, दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। एक बंदा जर्नी को एंजॉय कर रहा है, दूसरे बंदे को सिर्फ डेस्टिनेशन की चिंता है। एक बंदा अपनी गलतियों से सीख रहा है, दूसरा बंदा उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराए जा रहा है। एक बंदा ड्रीम्स के बारे में सोच रहा है, दूसरा बंदा स्कीम्स के बारे में सोच रहा है। तो बहुत फर्क है, बहुत अप्रोच में फर्क है। और वो फर्क जो है अप्रोच, वो माइंडसेट से शुरू होता है, धीरे धीरे हैबिट्स में ट्रांसलेट करता है और फिर पढ़ने के तरीकों में आ जाता है। आपको क्या लगता है अविनाश जी कि एक एस्पायरेंट को अपने आप को डेली अपनी इस जर्नी को अच्छा बनाने के लिए, उसमें राइज करने के लिए किन पैरामीटर्स पर जांचना चाहिए? 2 सवाल हर बच्चे को अपने आप से हर दिन पूछने चाहिए। पहला इर्द गिर्द एकेडमिक प्रिपरेशन की, क्या मैं अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। आज यहाँ हूँ, मेहनत करूंगा, लेके जाऊंगा,
कल यहाँ हूँ और मेहनत करूंगा और ऊपर लेकर जाऊंगा, नीचे गिरूंगा और मेहनत करूंगा और ऊपर लेकर जाऊंगा। सिर्फ अपने आप से एक ही सवाल पूछिए कि जो भी आपने अपना एग्जाम फोकस्ड गोल रखा है या जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा है, क्या आप उस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और क्या आपने स्टेप्स लिए कि आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। दूसरा जो सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पहले सवाल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दिन ढलते ढलते बाय द एंड ऑफ द डे आर यू फीलिंग हैप्पी और नॉट, आर यू फीलिंग कंटेंटेड और नॉट, आर यू फीलिंग एक्साइटेड और नॉट। आप ओवरवेल्म्ड हैं, बर्नआउट हैं या एक्साइटेड हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जो है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन के बराबर है। और इस मैराथन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हैप्पी रहें। हैप्पीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन के एंड में आप इवेल्युएट कीजिए, क्या आज आपका ये हैप्पी डे था या नहीं। आप इन 2 सवालों को सिर्फ अपने आप से पूछें और ये 2 ही सवाल आपको बता देंगे कि आपकी तैयारी सही चल रही है, नहीं चल रही है। कुछ अच्छे दिन भी होंगे, कुछ खराब दिन भी होंगे, बट ओवरऑल ये 2 सवाल डिसाइड करते हैं कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे है या नहीं है। वेरी नाइस, जादुई टिप मैं कहूँगी इसको, जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, आप टॉपर्स को आपने कभी कंफ्यूज देखा है लाइफ के किसी भी स्टेज पर कि अब इसके बाद क्या? कंफ्यूजन तो जरूरी है लाइफ में। इनफैक्ट क्लैरिटी का जो रास्ता है वो कंफ्यूजन के जंगल से ही निकलता है। बट अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कंफ्यूजन को क्लैरिटी तक का सफर तय करने में ज्यादा समय नहीं लगता। और कंफ्यूजन को क्लैरिटी में जाने का रास्ता भी एक ही है कि जो आप कर रहे हैं उसी को ज्यादा मेहनत, ज्यादा शिद्दत, ज्यादा जोश, जुनून और जज्बे से कीजिए। अगर किसी जगह पे आपको लग रहा है कि आपको अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप देखेंगे धीरे धीरे कंफ्यूजन के बादल छटेंगे और क्लैरिटी का सवेरा होगा, और यही आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत बार स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं तो वो ये सोचते हैं ये भी कर लूं। क्लैरिटी का मतलब ये है व्हाट टू डू, एंड व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट in terms of clarity is what not to do. Success is not at all about running fast. हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तेज भागने की कोशिश करते हैं. It is about running in the right direction. You have to sharpen your axe every day. आपको अपनी कुल्हाड़ी रोज शार्पन करनी है, ना ही सिर्फ इसलिए कि आप ज़्यादा पेड़ काट सकें, बल्कि इसलिए भी कि क्या हम सही पेड़ भी काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं। और ये जो आप अपनी शार्पन दी एक्स करेंगे, ये करेंगे पॉज करके, रिफ्लेक्ट करके, सोच के कि क्या मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है, क्या मैं अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा हूं, क्या मैं आज खुश हूं या नहीं। वेरी नाइस। खुशी की आपने बात की, तो क्या किसी एग्जाम में टॉप करना हमारी खुशी को गारंटी करता है? डिपेंड करता है, इसका आंसर हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। बट किसी भी एग्जाम को टॉप करना शायद आपको शॉर्ट टर्म खुशी तो दे सकता है। लॉन्ग टर्म खुशी तभी मिलेगी जब ये जो एग्जाम आपने जिसकी तैयारी की और जिसमें टॉप किया, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में फिक्स होता है और आपके गोल्स के साथ इंटरनली अलाइंड है या नहीं। मैंने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को देखा है, अपने पीक पे या सर्विस ज्वाइन करने के 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद रिजाइन कर देते हैं। दे गिव अप एवरीथिंग बिकॉज दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट देयर क्राफ्ट, दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट व्हाट दे वांटेड टू डू, दे रियलाइज दैट इट इज ओनली वन लाइफ एंड दे वुड लाइक टू डिवोट इट समवेयर एल्स। वो इंटरनली जब तक हम पर्पस लेवल पे अलाइन नहीं हो पाते, वो खुशी हमें सिर्फ पावर या सिर्फ पैसे या सिर्फ नाम और शोहरत से नहीं मिल सकती। तो लॉन्ग टर्म खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे इंटरनली हमसे अलाइंड हो। इसके लिए मैं कहूँगी सर एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बिल्कुल एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो मंजिल मिलने के बाद आपने ये जो टॉपर्स हैं, जो ऑफिसर्स बनते हैं आगे जाकर, आपने इनके विचार व्यवहार में बदलाव आते हुए देखा है? मैं जिन टॉपर से मिला हूँ, मैंने टॉप करने के बाद भी उन्हें कोई बहुत एक्साइटेड होते हुए नहीं देखा है। वो बड़े काम और कंपोज रहते हैं, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है, अभी रास्ता बहुत आगे तय करने के लिए है। उनको इस बात का एहसास है और उन्हें पता है कि दिस वॉज जस्ट ए गोल। दे हैव बिल्ड प्रोसेसेस, दे हैव बिल्ड सिस्टम्स, दे हैव बिल्ड रूटीन टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन लाइफ। और टॉपर्स जो हैं, दे आर नॉट ड्रिवन बाय कैरियर्स, टॉपर्स आर ड्रिवन बाय देयर कॉलिंग। टॉपर्स आर ड्रिवन बाय देयर कॉलिंग। तो आगे सर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा, हमने बहुत सारी बात टॉपर्स की है, बट डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द टॉपर्स बिकॉज ऑल ऑफ अस आर न्यूरोलॉजिकली डिफरेंट एंड डिफरेंटली वायर्ड। ट्राई
to find out what works best for you. Also, I would like to say कि कोई भी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है. ऐसा जरूर है कि आप आज मेहनत कर रहे हैं, आपको आज रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे, रिजल्ट्स आर डिलेड, और कई बार इस डिले की वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, और इस बात का कंप्लीट एश्योरेंस और कंप्लीट गारंटी है, गॉड गारंटी है, भगवान ने इस चीज़ की गारंटी दी है कि एक मिनट आपकी मेहनत का कभी भी लाइफ में कहीं पे भी वेस्ट नहीं जा सकता, वो आपके फेवर में काम करेगा. थैंक यू सो मच अविनाश सर, आप यहाँ पर आए, हमसे बहुत सारी बातें की. न केवल टॉपर्स या न केवल ऑफिसर्स या लाइफ के अलग अलग सेक्टर्स में जो भी लोग हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी ड्रिवन बाय आवर कॉलिंग. तो जो मंजिल है, जो एक गोल है, वो सिर्फ एक एग्जाम को टॉप करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी खुशी होना चाहिए. ऐसे ही एक और नए पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ मिलेंगे, अविनाश जी के साथ जुड़ेंगे. एक बार फिर से थैंक यू सो मच अविनाश सर फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई विश के सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा हमारा आज का पॉडकास्ट. आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे. थैंक यू सो मच.